हाँ, तो शुरू कर रहे हैं। विराम कोण किसे कहते हैं? विराम कोण किसे कहते हैं? विराम कोण की परिभाषा के लिए हम ये माने ले रहे हैं कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की अवस्था में रखी है। नत समतल यानी झुकावदार बोल सकते हैं, है ना, क्षैतिज से ढलान वाली, है ना, झुकाव बोल सकते हैं। ये सीमांत संतुलन की अवस्था में इस पर रखी है। ये नत समतल है, थोड़ा क्षैतिज से झुकाव है इसका, तो इस पर कोई m द्रव्यमान की वस्तु रखी है। मान लो यही वस्तु रखी है। इस वस्तु पर अब ये माने ले रहा है कि ये संतुलन की अवस्था में ये m द्रव्यमान की वस्तु यहाँ पे रखी है। तो इस वस्तु के लिए आप परिभाषा बोलेंगे कि यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु किसी नत समतल पर संतुलन की अवस्था में, सीमांत संतुलन की अवस्था में, सीमांत संतुलन बोलते हैं। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं अवस्था के आधार पे। एक वो कि वस्तु पर बल लगाएं और वस्तु में कोई अंतर ही नहीं हो, उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो, वो स्थैतिक घर्षण। और एक वो कि बल लगाया और वस्तु ठीक चलने की अवस्था में आ गई लेकिन चली नहीं, चलने से तुरंत पहले की अवस्था, वो होता है सीमांत अवस्था या सीमांत घर्षण बल। तो ऐसी ही अवस्था कुछ यहाँ पे है। वस्तु यहाँ पे रखी है, अब इसमें ऊपर से थोड़ा बल लगा दिया जाए तो ये वस्तु नीचे गिर जाएगी। तो अब बोल रहे हैं कि यदि कोई m द्रव्यमान की वस्तु किसी नत समतल पर, झुकावदार नत समतल पर संतुलन की अवस्था में रखी हो, सीमांत संतुलन की अवस्था में रखी हो, तो उस नत समतल का क्षैतिज से झुकाव जो होता है उसको विराम कोण कहते हैं। और विराम कोण को थीटा से व्यक्त करते हैं। परिभाषा पुनः रिपीट कर रहे हैं कि यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु किसी नत समतल पर सीमांत संतुलन की अवस्था में रखी हो, तो उस नत समतल का क्षैतिज से झुकाव है, तो उस नत समतल का क्षैतिज से झुकाव विराम कोण कहलाता है। विराम कोण को थीटा से व्यक्त करते हैं। थीटा से व्यक्त करते हैं इस विराम कोण को। अब देखिए कि वस्तु पर कितने बल कार्य करते हैं संतुलन की अवस्था में। तो संतुलन की अवस्था में जो वस्तु है वो सीमांत संतुलन की अवस्था में रखी है नत समतल पर। अब इस पर कोई ना कोई अवश्य बल कार्य कर रहा होगा। तो वो बल कौन सा है ये देखिए। पहला तो वस्तु पृथ्वी से थोड़ी दूर है, या किसी भी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल भार बल कहलाता है। कोई भी वस्तु हो, भार बल, उस वस्तु को कोई भी वस्तु ले लो एग्जाम्पल के लिए, प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, इसी को उसका भार बल कहते हैं। तो प्रत्येक वस्तु को द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण को गुणनफल कर दिया तो भार बल की परिभाषा निकलती है। तो प्रत्येक वस्तु मान लीजिए कोई भी है, जैसे ये मार्कर ही है, ये स्केल है, छोड़ देंगे नीचे गिर जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि कोई भी वस्तु हो ब्रह्मांड में, प्रत्येक वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा एक बल कार्य करता है जो उस वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है, उसको ही भार बल कहते हैं, है ना। तो भार बल लग रहा होगा वस्तु पर अवश्य ही। तो भार बल हमेशा नीचे की ओर लगता है। भार बल देखना, इसको छोड़ दें नीचे गिर जाएगा। तो भार बल हमेशा नीचे की ओर लगता है
तो इस वस्तु पर भी कहाँ नीचे की ओर ही लग रहा होगा। तो भार बल W बराबर mg। अब चूँकि हम जानते हैं कि ये वस्तु थोड़ी तिरछी रखी है, ऐसे में रखी है, नत समतल की अवस्था में, मतलब नत समतल पर रखी है, तो उस पर रखी है तो अब मतलब कह सकते हैं कि पृथ्वी से थोड़ी तिरछी रखी है, तिरछी टाइप में। तो भार बल हमेशा तिरछा कार्य नहीं करता है। जैसे ये स्केल है, स्केल का ही उदाहरण ले लो, तो इस पर भार बल तिरछा नहीं लग रहा होगा, छोड़ेंगे तो नीचे एकदम सीध में गिरेगी, तिरछी नहीं गिरेगी। क्यों? भार बल नीचे की ओर कार्य करता है, इसका भी एक केंद्र होता है, गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अब यहाँ पे गुरुत्व केंद्र भी देख लीजिए कि गुरुत्व केंद्र क्या होता है। गुरुत्व केंद्र, कोई भी वस्तु हो वो भार रखती है। ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ भार रखता है। अब भार है तो भार का बीच का मध्य पॉइंट, मेन पॉइंट, सेंटर ऑफ वेट, किसी भी वस्तु का भार का जो सेंटर है, केंद्र बिंदु है, उसको गुरुत्व केंद्र कहते हैं। गुरुत्व केंद्र की परिभाषा, तो कहने का अर्थ है कि वस्तु पर भार बल नीचे की ओर लग रहा है तो W बराबर mg। भार बल को अंग्रेजी में वेट बोलते हैं और इसको W से व्यक्त करते हैं। भार बल की परिभाषा द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पे W बराबर mg भार बल लग रहा है वस्तु पर नीचे की ओर। दूसरा, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार हम ये जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। किसी भी वस्तु पर हम क्रिया बल लगाएंगे तो उसी वस्तु के द्वारा प्रतिक्रिया बल लगेगा हमारे ऊपर, उतना ही लगेगा, लेकिन लगेगा विपरीत दिशा में। तो कहने का अर्थ है न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार किसी भी वस्तु पर यदि बल लगाया जाए तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है, यही कारण है। और ब्रह्मांड में कोई भी बल अकेला कार्य नहीं करता है, चूँकि न्यूटन भी बता गए हैं कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब ये भार बल लग रहा है, भार बल लग रहा है तो क्रिया बल अवश्य ही लग रहा होगा, क्योंकि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। कहने का अर्थ है कि कोई भी बल ब्रह्मांड में अकेला कार्य नहीं करता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, लेकिन विपरीत होती है। क्योंकि भार बल नीचे की ओर लग रहा है तो क्रिया बल हमेशा ऊपर की ओर ही लगेगा, क्रिया के विपरीत होती है। अब देखिए, भार बल नीचे से क्षैतिज, नीचे से थीटा कोण बना रहा है, तिरछा लग रहा है, लेकिन प्रतिक्रिया बल ऊपर सीधा लगेगा। तो प्रतिक्रिया बल R ऊपर की ओर, इसको R से व्यक्त करते हैं। और तीसरा बल है, चूंकि वस्तु सीमांत संतुलन की अवस्था में रखी है, तो सीमांत संतुलन अभी मैंने बताया था घर्षण की अवस्था होती है, तो इस पे घर्षण बल भी कार्य कर रहा है। घर्षण बल Fs, घर्षण बल को Fs से व्यक्त करते हैं। घर्षण बल कौन सा लग रहा है? Fs। तो अब देखो, यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में थीटा कोण पर या नत समतल पर रखी है तो उस पर निम्न बल कार्य करते हैं। कौन कौन से? देखो, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में संतुलन की अवस्था में क्या है कि वस्तु पर निम्न बल कार्य करते हैं। वस्तु पर निम्न
बल कार्य करते हैं। कौन कौन से? अभी मैंने बताया था। नंबर 1 W बराबर mg भार बल नीचे की ओर। नंबर 1 भार बल W बराबर mg, ये लग रहा है नीचे की ओर, नीचे की ओर। नंबर 2, क्योंकि भार बल नीचे की ओर लग रहा है तो क्रिया बल अवश्य ही ऊपर की ओर लगेगा। तो क्रिया बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाती है इसलिए अभिलंब भी बोलते हैं। अभिलंब प्रतिक्रिया R, ये ऊपर की ओर लग रहा है, ऊपर की ओर। अभिलंब प्रतिक्रिया R कहाँ लग रहा है? ऊपर की ओर। और तीसरा बल लग रहा है घर्षण बल, है ना, सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल। ये कौन सा है? Fs। ये है संतुलन की अवस्था में वस्तु पर कार्य करने वाले बल। अब देखिए, हम ये जानते हैं कि यदि कोई सदिश, चूँकि बल सदिश राशि है, सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु पर बल लगाया जाएगा तो बल कितना लगाया जाएगा ये परिमाण है, और किस दिशा में लगेगा, अवश्य ही कोई ना कोई दिशा होगी जिस दिशा में बल लगेगा, तो वो दिशा है। दिशा की आवश्यकता पड़ी इसलिए वो सदिश राशि है। सदिश राशि को तीर के चिन्ह से व्यक्त करते हैं, वेक्टर अंग्रेजी में बोलते हैं। ये तीर का चिन्ह है। क्योंकि बल सदिश राशि है तो बता रहे हैं कि यदि कोई सदिश क्षैतिज से थीटा कोण बनाए, क्योंकि ये तिरछे में है, अवश्य ही कोई ना कोई कोण बन रहा होगा। क्षैतिज यदि थीटा कोण बनाए तो उसको दो समकोणिक घटकों में वियोजित कर सकते हैं। नंबर 1 होता है साइन थीटा, नंबर 2 होता है कॉस थीटा। क्या? यदि कोई सदिश यदि किसी अक्ष से या क्षैतिज से थीटा कोण बनाए, क्योंकि यहाँ पे अवश्य ही कोई ना कोई कोण बन रहा होगा, कोई कोण बनाए तो उसको दो समकोणिक घटकों में वियोजित कर सकते हैं। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा। क्योंकि यहाँ पे W बराबर mg, क्योंकि भार बल ये थीटा कोण बना रहा है, क्षैतिज से तिरछा है, तो यहाँ पे इसको दो समकोणिक घटकों में वियोजित करेंगे तो क्या कहेंगे कि mg cos थीटा, है ना, तिरछे में बोलेंगे यहाँ पे mg cos थीटा, और यहाँ पे होगा mg sin थीटा, mg sin थीटा। क्यों यहाँ पे क्यों लिख दिया? वस्तु इधर रखी है, इधर से भी बल लग रहा होगा, यदि वस्तु पर इधर से थोड़ा और बल लगा दिया तो वस्तु नीचे की ओर गिर जाएगी। अब इधर ऐसे रखी है, मतलब संतुलन की अवस्था में ऐसे, तो वस्तु पर नीचे की ओर भी थोड़ा बल लग रहा होगा। क्यों? वस्तु गिरेगी तो नीचे ही, तो बल नीचे की ओर लग रहा है, तो यहाँ पे mg sin थीटा। कहने का अर्थ है कि mg को दो समकोणिक घटकों में वियोजित कर दिया, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। अब देखिए, बोलेंगे अब क्या करना है? संतुलन की अवस्था में mg sin थीटा बराबर होगा fs के, और mg cos थीटा बराबर होना चाहिए r के। तो लिखेंगे mg
साइन थीटा बराबर एफ एस, इसको नाम दे दो समीकरण 1, और एम जी कोस थीटा बराबर आर, एम जी कोस थीटा बराबर आर, इसको नाम दे दो समीकरण 2। अब समीकरण 1 का भाग देने पर दे दीजिए समीकरण 1 और 2 का भाग, तो क्या है एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा बराबर एफ एस बटे आर, एफ एस बटे आर। अब यहाँ पे देखिए एम जी से एम जी कैंसिल, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, चूँकि हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये सूत्र यहाँ पे देखिए टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा लिखेंगे, टेन थीटा बराबर एफ एस बटे आर, टेन थीटा बराबर एफ एस बटे आर, इसको नाम दे दो समीकरण 3। क्योंकि हम जानते हैं कि एफ एस बटे आर बराबर होता है घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक को म्यू एस से व्यक्त करते हैं, म्यू एस बराबर एफ एस बटे आर, ये सूत्र है, परिभाषा से निकलता है, इसको याद करना पड़ेगा क्या कि एफ एस बटे आर को घर्षण गुणांक कहते हैं और घर्षण गुणांक को म्यू एस से व्यक्त करते हैं। तो इसका सूत्र यहाँ पे रख दीजिए इसका मान, तो टेन थीटा बराबर एफ एस बटे आर की जगह पे म्यू एस, टेन थीटा बराबर एफ एस बटे आर की जगह पे म्यू एस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि म्यू एस बराबर टेन थीटा, ये है विराम कोण के लिए सूत्र, ये डेरिवेशन था विराम कोण के लिए। अब यदि हम मान लें जानते हैं कि घर्षण कोण के लिए, घर्षण कोण का डेरिवेशन किया था तो उसमें लास्ट में निकला था म्यू एस बराबर टेन लैम्डा, ये घर्षण कोण का मान है, डेरिवेशन किया था तो लास्ट में निकला था। घर्षण कोण का डेरिवेशन आपको क्लियर करने के लिए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। तो कहने का अर्थ है कि म्यू एस बराबर टेन लैम्डा होता है, ये घर्षण कोण है। तो अब म्यू एस की जगह पे मान रख दीजिए, टेन लैम्डा बराबर म्यू एस की जगह पे टेन लैम्डा आ गया, टेन थीटा, टेन से टेन कैंसिल हो जाएंगे तो लैम्डा बराबर थीटा, ये संबंध है। लैम्डा को घर्षण कोण और थीटा को विराम कोण कहते हैं, विराम कोण। वैसे सूत्र यहीं तक था। यदि ये पूछ लें कि घर्षण कोण और विराम कोण में संबंध स्थापित कीजिए तो आपको ये भी लिखना है, अन्यथा की स्थिति में यहीं तक था आपका